हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का लेक्चर 3 है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, पहले हम जनरल डिफेंसेस का मतलब समझते हैं। देखो, ये क्या होते हैं? एक तरह के लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जनरल डिफेंसेस। इसका मतलब सपोज कि अगर प्लेंटिफ को कोई इंजरी हुई है डिफेंडेंट के कारण, डिफेंडेंट मतलब जो हार्म कॉज करता है, जो हार्म कॉज करता है, और प्लेंटिफ जिसको हार्म हुआ है। ठीक है। अब हमने बोला कि अगर प्लेंटिफ को कोई हार्म हुआ है डिफेंडेंट के कारण, ठीक है, तो डिफेंडेंट के पास अगर कोई डिफेंस है, मतलब अपने लिए कोई बोलने के लिए तर्क है, मतलब ये अपने अगेंस्ट स्टैंड ले सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंसेस। तो ये लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो एक डिफेंडेंट यूज करता है कोई भी लाइबिलिटी जो इसके ऊपर अराइज हो रही है उसको एस्केप करने के लिए। अब ये क्यों अप्लाई किए जाते हैं? ये डिफेंसेस अप्लाई किए जाते हैं ताकि डिफेंडेंट के लीगल राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। कई तरह के डिफेंसेस होते हैं, जैसे कि इसमें हम कितने पढ़ेंगे? 8, क्योंकि 8 डिफेंसेस माने जाते हैं। Voluntary non-fit injuria, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, act of God, private defense, mistake, necessity and statutory authority। आ जाओ पहले पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे voluntary non-fit injuria। इसका मतलब क्या है? अगर प्लेंटिफ वॉलेंटरली एग्री कर रहा है हार्म सफर करने के लिए, he is not allowed to complain for that and his consent serves as a good defense against him। इसका मतलब भाई, अगर प्लेंटिफ खुद ही हार्म सफर करने के लिए रेडी है, जहां पे हार्म हो रहा है, प्लेंटिफ खुद ही वहां पर आकर अगर खड़ा हो रहा है, तो ये एक अच्छा डिफेंस माना जाएगा कि जो डिफेंडेंट ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा इनवाइट करता है किसी को अपने घर पे, तब मैं उसको सू नहीं कर सकती ट्रेसपास के लिए। अगर मैं मिस्टर पी को या मिस्टर ए को मैं अपने घर पर बुला रही हूँ कि भाई मेरे घर पे डिनर करने आई हो, तो कल को मैं उसको ट्रेसपास के लिए सू नहीं करूंगी। ठीक है, क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर बी है जिसने इनवाइट किया, वो क्या हो गया यहाँ पे? उसने खुद ही उस बंदे को इनवाइट किया है, और अगर तुम खुद इनवाइट कर रहे हो तो कल को तुम उसको सू नहीं करोगे। तो मिस्टर ए के पास ये डिफेंस होगा। क्या डिफेंस होगा? कि सर जी, मिस्टर बी ने ही मुझे अपने घर पे बुलाया था, तो ये मेरा क्या है? डिफेंस हो गया। ओके, इसी में आगे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अवेल द डिफेंस ऑफ कंसेंट, डिफेंस ऑफ कंसेंट मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, द एक्ट कॉजिंग द हार्म मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट हैज बीन कंसेंटेड। अगर हमने बोला कि अगर किसी चीज की मैंने कंसेंट दी है, अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दी है कोई काम करने के लिए, तो मैं जो हूं कंसेंट अगर इतने काम का दे रहा हूं, तो इतने ही काम के लिए तुम मेरी कंसेंट मानोगे। तुम इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं। अ हॉकी प्लेयर हैज नो राइट ऑफ एक्शन इफ ही इज हिट while द गेम इज बीइंग लॉफुली प्लेड। अगर जो प्लेयर है हॉकी जो खेल रहा है, वो कोई भी राइट ऑफ एक्शन मतलब कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा अगर खेलते खेलते अगर उसको चोट लग गई। देखो, अब जो हॉकी प्लेयर है अगर उसको चोट लग गई, तो वो कोई भी केस नहीं कर सकता, सू नहीं कर सकता। रीजन भी, क्योंकि भाई जब तेरे को पता है, तूने खुद ही कंसेंट दी है, और जब तुम्हें पता है कि कोई गेम चल रही है उसमें चांसेस हैं तुम्हें भी चोट लग सकती है। पर बट अगर डेलिब्रेट इंजरी कॉज्ड बाय अनदर प्लेयर, अगर मिस्टर बी ने पहले वाले मिस्टर ए को जान करके कोई इंजरी दी है, तो डिफेंस जो है वॉलेंटी कैन नॉट बी प्लीडेड। फिर तुम नहीं कह सकते, मिस्टर बी ऐसे नहीं कह सकता कि भाई मिस्टर ए ने तो कंसेंट दी थी। नहीं भाई, मिस्टर ए ने कंसेंट दी थी, छोटी मोटी चोट अगर लग जाती है खेलते हुए, मिस्टर ए ने कंसेंट ये नहीं दी थी कि तुम मुझे जान करके चोट पहुंचा सकते हो। ओके, तो इसके एसेंशियल्स क्या हुए? द प्लेंटिफ मस्ट हैव वॉलेंटरली एंड नोइंगली एज्यूम द रिस्क ऑफ हार्म और इंजरी। इसका मतलब मिस्टर ए जो हॉकी प्लेयर है, यहाँ पे मिस्टर ए लेकर चलेंगे, वो वॉलेंटरली, वो अपनी मर्जी से, और वो उस चीज को जानता था कि हाँ मेरे को रिस्क है किस चीज का, कि मेरे को छोटा मोटा हार्म या इंजरी हो सकता है। प्लेंटिफ मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क। मिस्टर ए जो हमारा हॉकी प्लेयर है, उसको पता था कि कितना नेचर और क्या एक्सटेंट हो सकता है। हो सकता है हॉकी खेलते हुए मुझे वो स्टिक लग जाए, तो मेरे को उसका नेचर और एक्सटेंट पता है। द प्लेंटिफ मस्ट हैव कंसेंटेड टू द रिस्क, और प्लेंटिफ ने क्या करा हो? उस चीज पे कंसेंट दिया हो उस रिस्क को झेलने के लिए। ठीक है, आ जाओ आगे। इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हैं, जो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, कि जैसे यहाँ पे तो आ गए कुछ डिफेंसेस के नाम आ गए, और यहाँ पे केस लॉज के नाम आ गए कि बताओ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया
इन चारों में से कौन से केस लॉ में हेल्ड हुआ था। तो इसके हम फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बट क्या है, हम केस के नाम ध्यान रखेंगे। हॉल वर्सेस ब्रुकलेंस ऑटो रेसिंग, पद्मा वर्सेस दुगनाइका, वुलड्रिज वर्सेस समर, थॉमस वर्सेस क्वार्टर मेने। देखो, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग कंपनी जो क्लब है, इसमें यही था। प्लेंटिफ जो था वहां स्पेक्टेटर था। जो मोटर कार रेस होती है ना, जो रेसिंग होती है, वहां पे एज अ स्पेक्टेटर बैठा था, एज एन ऑडियंस बैठा था। तो यहाँ पे प्लेंटिफ की कहीं ना कहीं कंसेंट थी, तुम ऑडियंस में आकर बैठे हो, कि अगर कल को तुम्हें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है या कोई भी इंजरी हार्म हो जाती है, तो मिस्टर प्लेंटिफ सुन लो, आप कंप्लेन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आप खुद ही वहां पर टिकट लेकर बैठे हो, क्योंकि आपको पता भी था रिस्क हो सकता है। ओके। फिर आ जाओ द प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसका मतलब क्या है? प्लेंटिफ खुद ही गलत है, तो मिस्टर डिफेंडेंट क्या बोलेगा कि सर जी आप हमारे ऊपर केस क्या कर रहे हो, यहाँ तो प्लेंटिफ खुद ही गलत है, प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। ओके, पढ़ते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट क्या? इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एज टू व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द प्लेंटिफ्स रॉन्गफुल एक्ट एंड द हार्म सफर्ड बाय हिम। जस्ट वेट। तो इसका मतलब कि अगर प्लेंटिफ का हमें क्या देखना होगा, प्लेंटिफ का जो रॉन्गफुल एक्ट है और जो उसको हार्म हुआ है, उसके बीच में क्या कनेक्शन है। अगर उसका खुद का एक्ट ही कॉज ऑफ द हार्म है, तो उसके पास तो कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। मतलब अगर प्लेंटिफ जो कॉज ऑफ एक्शन लेकर आया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और वो प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से हुआ है, तो प्लेंटिफ पास कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता। बट अगर वो रॉन्गफुल एक्ट जो है डिफेंडेंट का है, प्लेंटिफ का नहीं है, जो डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो डिपेंडेंट लायबल होगा। तो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर मतलब कि अगर कोई एक्ट करते हुए प्लेंटिफ की खुद की गलती है, तो वो जाकर कोर्ट में उस चीज की शिकायत नहीं कर सकता है। पर अगर प्लेंटिफ की गलती नहीं है, तो डिफेंडेंट को लायबल कर सकता है। एसेंशियल्स क्या हो गए फिर इसके? द प्लेंटिफ मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द हार्म और इंजरी सफर्ड। तो अगर डिफेंडेंट को ये डिफेंस लेना है कि जी प्लेंटिफ खुद ही गलत है, तो प्लेंटिफ ने उसमें कंट्रीब्यूट किया हो, ज्यादा हार्म किसकी वजह से हुआ हो, प्लेंटिफ की वजह से हुआ हो। और प्लेंटिफ का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30% ही उसकी प्लेंटिफ की गलती गलती थी, 70% डिफेंडेंट की नहीं। जो प्लेंटिफ की गलती है वो कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अब ये जो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, इसमें एक मैक्सिम पूछी जाती है एमसीक्यूज में भी। क्या नाम है उसका? एक्स टर्पिकोजा नॉन ऑरिटर एक्शियो। नॉन ऑरिटर एक्शियो, इसका मतलब क्या है? कि कोई भी इमोरल कॉज से, फ्रॉम एन इमोरल कॉज, कि अगर तुम कोई भी गलती कर रहे हो फ्रॉम एन इमोरल कॉज, नो एक्शन अराइजेस। तो भाई अगर कोई गलती कर रहे हो, उसके लिए तुम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। नो एक्शन अराइजेस। ओके, आ जाओ अगले पे। अगला है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। हार्म और इंजरी सफर्ड वाज नॉट फोर्सिएबल। डिफेंडेंट क्या बोलेगा? अगर कोई गलती हो जाती है डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट क्या बोलेगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डिफेंसेस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे हथियार जो डिफेंडेंट यूज करेगा अपने फेवर में। तो डिफेंडेंट क्या बोलेगा कि जज साहब, जो वो हार्म हुआ मेरे से या जो गलती हुई थी, वॉज नॉट फोर्सिएबल। जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आइडिया भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। हार्म और इंजरी सफर्ड वाज ड्यू टू अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस। वो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। पहले हम एक्सीडेंट का मतलब समझ लेते हैं इसमें। अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन, की ऐसी इंजरी थी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। डिफेंडेंट कह रहा है जी मेरे को तो आइडिया ही नहीं था, मैं उसको अवॉइड कर ही नहीं पाया। In spite taking reasonable care on the part of defendant, it is inevitable accident। जी मैंने तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती, रीजनेबल केयर ली, फिर भी अगर मेरे से वो हार्म हो गया है, तो प्लीज आप मुझे इस चीज का डिफेंस दे दीजिए। किस चीज का? इनएविटेबल एक्सीडेंट का। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पे इंटेंशन बिल्कुल सही थी। वो जो एक्सीडेंट था वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो एक केस था स्टैनले वर्सेस पाउल, इंपॉर्टेंट माना जाता है ये भी। गन शॉट बाय स्ट्राइकिंग ए ट्री हिट्स द प्लेंटिफ। इसमें क्या हुआ था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट गए हुए थे, डिफेंडेंट को आइडिया नहीं था कि प्लेंटिफ वहीं पे प्रेजेंट है। तो डिफेंडेंट तो ट्री पे बैठे, डिफेंडेंट जो है पीजेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उन पे अपना गन शॉट कर रहा था। बट क्या हुआ, वो पेड़ से स्ट्राइक कर कर, प्लेंटिफ खड़ा था, प्लेंटिफ को शूट हो गया, और प्लेंटिफ की क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई या इंजरी हो गई। ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, डेथ हो गई या इंजरी हो गई। तो डिफेंडेंट ने बोला कि जज साहब मेरे को तो आइडिया ही नहीं था, मैं तो फिजिक्स को मार रहा था
कि वो गन शॉट लगकर प्लेंटिफ को लग जाएगी और प्लेंटिफ वहां प्रेजेंट था, मैंने तो पूरी क्या करी थी, रीजनेबल केयर भी करी थी। तो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि ठीक है भाई, हम डिफेंडेंट को फिर लायबल नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, वही जो भी बताया, स्टैनले वर्सेस पाउल, होम्स वर्सेस मेथर, ब्राउन वर्सेस कैंडल, पद्मा वर्सेस दुगनाइका। क्या बताया था मैंने, ये सारे मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाओ आगे। अगला डिफेंस है हमारा एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम क्या बोलते हैं, विस मेजर मैगजीन के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक अच्छा डिफेंस माना जाता है। क्या, कि जो भी हार्म या इंजरी हो रही है वो नेचुरल इवेंट्स की वजह से हो रही है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो यहाँ पे डिफेंडेंट क्या बोलेगा, डिफेंडेंट बोलेगा, जज साहब मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं ह्यूमन कंट्रोल तो कर ही नहीं सकता था उस पे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल इवेंट्स की वजह से हुआ था जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड था। मैं जो हूँ, डिफेंडेंट कह रहा है कि मैं जो हूँ वो प्रिवेंट कर ही नहीं सकता था उस हार्म या इंजरी को। तो यहाँ पे भी क्या है, डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाएगा। इसके सबसे इंपॉर्टेंट केस, कालूलाल वर्सेस हेमचंद, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। कालूलाल हेमचंद में तो क्या हुआ था, एक बिल्डिंग थी, उसकी वॉल क्या है, कोलैप्स हो गई थी बिकॉज ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से। बट यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वो जो रेनफॉल थी वो इतनी भी एक्सट्रीम नहीं थी कि वो ह्यूमन कंट्रोल ना हो पाए। तो वो नेचुरल इवेंट तो माना गया, बट ऐसे नहीं था बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, ऐसा इसमें नहीं था, इसलिए एक्ट ऑफ गॉड का उसको डिफेंस नहीं मिला। बट निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड में यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो गई थी, जो एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस में लिया गया था, एक्ट ऑफ गॉड माना गया था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नेचुरल इवेंट अक्कर हुआ था जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल था। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला जो डिफेंस है वो हमारा क्या डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस। देखो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो बहुत जल्दी जल्दी ये सारे डिफेंसेस पढ़ रहे हैं, आप मानो जो भी इन स्लाइड्स में मैंने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं ये सारी ही, और एक एक जो चीज मैंने बताई है सिर्फ वही पढ़ जाओगे, इसके सारे एमसीक्यूज आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ प्राइवेट डिफेंस पे। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है, लॉ हमें अलाउ करता है, हम रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं पर्सन को प्रोटेक्ट या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब, कल को अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिफेंडेंट एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सपोज अगर डिफेंडेंट अपने रूम में खड़ा है और वो कुछ काम कर रहा है, पीछे से प्लेंटिफ आया और डंडा लेकर बस डिफेंडेंट को मारने ही वाला था, डिफेंडेंट ने पलटवार किया और डिफेंडेंट ने यहाँ पे अपने प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए प्लेंटिफ को थोड़ा सा हार्म कर दिया, थोड़ी सी इंजरी कर दी। तो कल को जाकर प्लेंटिफ सू नहीं कर सकता कि डिफेंडेंट ने मुझे मारा। रीजन भी, रीजन ये, डिफेंडेंट यहाँ पर जो है डिफेंस ले लेगा, किस चीज का डिफेंस, कि मैंने जो भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया, प्राइवेट डिफेंस में किया। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। तो जो लॉ है वो अलाउ करता है कि तुम रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, किसको अलाउ करता है, डिफेंडेंट को, कि भाई तू रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अगर डिफेंडेंट यूजेस द फोर्स जो रिक्वायर्ड है तो वो लायबल नहीं होगा अगर कोई भी नुकसान हो रहा है सामने वाले को। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए पर्सनल सेफ्टी या प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब डिफेंडेंट को अचानक इमिनेंट थ्रेट, डर लगा हो, अचानक थ्रेट हुआ हो किस चीज का, कि मेरे ऊपर हार्म होने वाला है, तभी वो है प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस यहाँ ले सकता है। इसके इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, बर्ड वर्सेस होलब्रुक, होलब्रुक एंड रामनुजा मुदाली वर्सेस एम गंगन। ओके, आ जाओ अगले पे। अगला डिफेंस है हमारा मिस्टेक का। मिस्टेक मतलब कि अगर कोई भी गलती हो जाती है डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट मतलब प्लेंटिफ ने जिसके अगेंस्ट में केस किया है, अगर डिफेंडेंट से कोई भी गलती हो जाती है, डिफेंडेंट यहाँ पे डिफेंस ले सकता है मिस्टेक का, प्रोवाइडेड एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। कौन से, कि जो डिफेंडेंट है उसने ओनेस्ट मिस्टेक करी, गुड फेथ में करी, मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था। क्या था, कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था। एग्जाम्पल देखते हैं एक। देखो, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने गलती से जो है रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी किसी पेशेंट को। और कैसे कर दी, क्योंकि पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री थी वो मिक्सअप हो गई, ए पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री थी वो मिक्सअप हो गई बी वाले के साथ। तो डॉक्टर ने गलती से मिस्टर ए को रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो डिफेंस ले सकता है मिस्टेक का, क्योंकि उसने यहाँ पे अनइंटेंशनल तरीके से करी थी, उसने जो भी मिस्टेक करी थी वो ओनेस्ट तरीके से करी थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी कोई भी रॉन्ग इंटेंशन।
ओके, तो यहाँ पे उसको ये डिफेंस मिल जाएगा। आ जाओ अगले पे। अगला है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब क्या होता है, पहले हम मतलब समझते हैं। देखो कि अगर एक छोटे बड़ा, हाँ मैं, ये बड़ा नुकसान होने जा रहा है, अगर इस नुकसान को बचाने के लिए मुझे छोटा नुकसान करना पड़ा, तो मुझे यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा। किस चीज का डिफेंस मिल जाएगा? नेसेसिटी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बड़ी शिप थी, कोई बड़ी शिप थी, ठीक है, यहाँ पे कम से कम 100 पीपल थे, ठीक है, बट मेरे पास एक मिस्टर ए के पास सिचुएशन ऐसी आती है, या तो 100 लोगों को मार दो, या छोटी बोट में सिर्फ तुम 2 लोगों को मार दो। देखो, मैंने बोला कि नेसेसिटी, कि मुझे इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना है, तो मेरा जो इंस्टेंट डिसीजन होगा, जो जरूरी है उस टाइम पे, यहाँ पे ना जाते हुए मैं यहाँ जा सकती हूँ। तो माना यहाँ मेरे को इस चीज का डिफेंस मिल जाएगा कि जज साहब मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं सूझा, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन थी, तो इसलिए जो है मैंने 100 लोगों की जगह 2 लोगों को मारना जरूरी समझा, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन जरूरी हो गई थी। तो यहाँ पे वो डिफेंस वो ले सकता है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। ओके, if an act causing damage is under a necessity to prevent a greater evil is not actionable even though harm is caused intentionally, तो चाहे मैंने यहाँ पे बड़े वाले को बचाने के लिए छोटे वालों को जानकर मारा हो, तो भी क्या है, मुझे यहाँ पे एक्शनेबल नहीं किया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, हमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी है नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में। क्या नेसेसिटी में तो क्या है, यहाँ पे जो मैं हार्म दे रही हूँ एक इनोसेंट पर्सन को दे रही हूँ। देखो, इस बोट में भी इनोसेंट थे, इस बोट में भी इनोसेंट पर्सन बैठे थे, और यहाँ पे मैंने हार्म किसको दिया? मान लिया इनोसेंट पर्सन को दिया। बट प्राइवेट डिफेंस में क्या है, मैं हार्म प्लेंटिफ को दे रही हूँ जो खुद गलत है। कैसे? यहाँ पे डिफेंडेंट खड़ा था आराम से अपना, प्लेंटिफ पीछे से आके उस पर वार कर रहा है, तो डिफेंडेंट ने यहाँ पे अगर हार्म दिया तो किसको दिया? प्लेंटिफ को, जो खुद ही रॉन्ग डूअर था। ओके, इसके इंपॉर्टेंट केसेस देख लेना, लेग वर्सेस ग्लैडस्टोन, कोप वर्सेस शार्प। अब लास्ट जो डिफेंस है हमारा, वो है स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी मतलब ऐसा डिफेंस डिफेंडेंट ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि कोई ड्यूटी थी जो उसको किसी एक्ट में लिखी हुई थी। डिफेंडेंट को कोई ड्यूटी मिली थी जो एक एक्ट में लिखी हुई थी, बस उसने वो ड्यूटी फुलफिल करी है। अगर अब उस ड्यूटी की वजह से सामने वाले बंदे को, मतलब कि प्लेंटिफ को, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। देखते हैं। When a particular act is done under the authority of an act, ये गुड डिफेंस है, और इंजर्ड पार्टी के पास, इंजर्ड पार्टी मतलब जो प्लेंटिफ था, उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है। हाँ, वो कंपनसेशन मांग सकता है अगर उस एक्ट में, उस स्टेट्यूट में मेंशन है तो। इसके एसेंशियल्स क्या है कि डिफेंडेंट जो है स्टेट्यूट में अथॉरिटी दे रखी थी, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, और वो जो ड्यूटी थी वो लॉ ने ही उसको अलाउ किया था। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी मिली हुई है क्या, कि जो भी बंदा गलत काम करेगा तुम्हें उसको अरेस्ट करना है। बट यहाँ पे क्या है, मेरे को मिस्टर एक्स पे सिर्फ एक सस्पिशन रेज हुआ, कि मेरे को सिर्फ लगा कि हाँ शायद इसने किया है, और मैंने अगर उसको कल को अरेस्ट कर भी लिया, तो मिस्टर एक्स मुझे सू नहीं कर सकता, पुलिस ऑफिसर को सू नहीं कर सकता। रीजन भी, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि लॉ ने इसको परमिशन दी है वो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे थे क्या, 8 डिफेंसेस, जो हम सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज थे वो मैंने यहीं पर इनमें मेंशन कर दिए हैं। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो एमसीक्यूज की आएगी, उन तीनों क्लासेस की जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।